नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ चार लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। मतलब आपने अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर कार्य कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता, आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को। देखिए पहला दिया गया है, हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहां किया गया? देखिए विकल्प दिया गया, पहला रोम, दूसरा वाशिंगटन डीसी, तीसरा जिनेवा, चौथा नैरोबी। यहां जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर ए सही होगा, रोम। अगर रोम के बारे में बात करें तो इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में आपको बोलना नहीं है, याद रखना है। FAO संस्थान का इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो याद रखें 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसके 12वें सम्मेलन का उपाध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया जाता है? तो भारत को नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, विश्व खाद्य दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इस संस्थान के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर सिंथिया। कौन है? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। ये कहां से संबंधित है? तो ये USA की वैज्ञानिक हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात की जाए विश्व खाद्य पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। और आपको याद रखना है कि विगत वर्ष का किसको दिया गया था? तो याद रखेंगे शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे वाशिंगटन डीसी के बारे में, तो ये USA की राजधानी है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का और IMF का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये स्थित है वाशिंगटन डीसी में। अगर जिनेवा की बात करें तो याद रखेंगे WHO, साथ ही साथ WTO, साथ ही साथ याद रखें WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ILO इन सब का मुख्यालय कहां स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अगर बात करें नैरोबी की तो ध्यान रखें केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। और UNEP का मुख्यालय कहां स्थित है? केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी सीखें। देखिए दिया गया है, नील दर्पण नाटक किस विद्रोह से संबंधित है? इसे इंडिगो विद्रोह या इसी को नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं, यह भी ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे वेनेजुला में स्थित है। और इसका नाम क्या है? तो एंजेल जलप्रपात है। और ये कहां पर? वेनेजुला में स्थित है। अगर हम बात करें यहां की भारत का, तो भारत में आपको याद रखना है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को। और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में वर्ष 2023 में देश का कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया गया? देखिए विकल्प दिया गया, पहला 73वां, दूसरा दिया गया 74वां, तीसरा दिया गया 75वां और चौथा दिया गया 76वां। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर बी सही है, 74वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। याद रखेंगे 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता है। यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए पहले गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था, तो यह भी आपके लिए
लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सुकर्णो जी को बुलाया गया था। ये कहां से संबंधित थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये पहले गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। इसी क्रम में वर्तमान की बात करें, 74वां गणतंत्रता दिवस का मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो आप ध्यान रखें, अब्दुल फतेह अल सीसी को बुलाया गया था। ये कहां से संबंधित है? ये मिस्र देश से संबंधित है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहां किया गया था? तो मिस्र में किया गया था। इसी क्रम में आप याद रखेंगे कि 2022 का स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ कौन सा था? तो ध्यान रखें, यह 75वां वर्षगांठ था। इसी कारण आजादी के 75 वर्षगांठ मनाए गए हैं। अगर हम बात करें यहां स्वतंत्रता दिवस कौन सा था? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह भी ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसी क्रम में हाल ही में हम लोगों ने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन किया गया था। तो आप याद रखेंगे देखिए मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली जी थे। और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। यह भी ध्यान रखना है। आइए रिवीजन को पुनः देख लेते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। भारत में समवर्ती सूची का संकल्पना कहां से उद्गृत है? तो ऑस्ट्रेलिया से। आप ध्यान रखना है, सूचियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। और सूचियों को कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी एल्बानीज हैं। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग प्रदान किया गया है? देखिए विकल्प क्या दिया गया है। पहला वाराणसी, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा जोधपुर, चौथा हैदराबाद। जो सही विकल्प होगा, यह विकल्प नंबर 20 सही होगा, विशाखापट्टनम। ये बात करें, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि रेलवे स्टेशन की ग्रीन रेलवे स्टेशन की श्रेणी में प्लेटिनम रेटिंग किसे दिया गया है? तो विशाखापट्टनम को दिया गया है। यहां से रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। आइए उनको सारे को हम रिकॉल कर लें। जैसे अगर पूछा जाए पहला प्रश्न कि रेलवे सेवा भारत में कब प्रारंभ होती है? तो 1853 ईस्वी में रेलवे सेवा भारत में डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ की जाती है। इसी क्रम में कितनी आपको ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक? तो याद रखें, मुंबई से थाने के लिए प्रारंभ किया जाता है। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें तो रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर? तो याद रखेंगे रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। अगर हम बात करें रेलवे बजट को आम बजट के साथ अलग कब किया गया? किस कमीशन की सिफारिश पर? तो याद रखेंगे एडवर्थ कमीशन की सिफारिश पर अलग किया गया। और पुनः एक में किसकी सिफारिश पर? तो विवेक देव राय समिति की सिफारिश पर। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? तो 18 रेलवे जोन हैं। और नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? तो यह विशाखापट्टनम है। यह भी ध्यान रखना है। यहां के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जी जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। अगर सीईओ के रूप में देखा जाए तो हाल ही में नियुक्ति है अनिल कुमार लोहाटी जी को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आप ध्यान रखेंगे विनय कुमार त्रिपाठी जी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है बजट में वंदे भारत कितनी ट्रेनें प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो 400 वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये गोरखपुर जो है, ये गोरखपुर का रेलवे
रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ अगर विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन की बात की जाए किस देश का है तो स्विट्जरलैंड का है। और भारत की सबसे लंबी माल गाड़ी की बात कर लें तो वासुकी सुपर वासुकी है। और ये कहां से प्रारंभ की गई तो छत्तीसगढ़ से हाल ही में प्रारंभ किया गया है 2022 में। आइए इसी क्रम में रिवीजन को पुनः देख लेते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है तो ये कनाडा से लिया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर निर्मित है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। देखिए पहला दिया गया एम्फेक्स 2023, दूसरा साइक्लोन 2023, तीसरा टोरेक्स 2023 और चौथा दिया गया है प्रलय 2023। जो सही होगा यहां हमारा सही विकल्प नंबर सी सही होगा। टोरेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में किया गया है। अगर बात करें नौसेना की सबसे बड़ी युद्धाभ्यास कौन सा है तो यह टोरेक्स है जो कि कहां किया गया तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। इसी क्रम में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में कौन सा 51वां नौसेना दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना है। इसी क्रम में यहां इसके प्रमुख कौन है तो आर हरिकुमार जी जो हैं ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण जो विकल्प दिए गए हैं चर्चा में खूब हैं और हम लोगों ने हाल ही में इन सारे युद्धाभ्यासों के बारे में पढ़ भी रखा है तो इसको रिवाइज कर ले। जैसे अगर बात करें एम्फेक्स 2023 का तो ये आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया था। और यहां पर वायुसेना साथ ही साथ थल सेना और याद रखें नौसेना, तीनों सेनाओं ने प्रतिभाग किया है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें साइक्लोन युद्धाभ्यास का पहली बार आयोजन किया गया किस देश के साथ मिस्र के साथ। और कहां इसका आयोजन किया गया तो राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया गया है। इसी क्रम में अगर बात करें प्रलय की तो हाल ही में प्रलय युद्धाभ्यास क्या आयोजन किया गया और वायुसेना की पूर्वी कमान जिसका मुख्यालय कहां है तो मेघालय की राजधानी शिलांग में है, यहां पर आयोजन किया गया है। इसी तरह आप याद रखेंगे असम राइफल का मुख्यालय कहां है तो शिलांग में है जो कि मेघालय राज्य की राजधानी है। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे बात की जाए काजिंद की, किसका काजिंद का तो यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। और विश्व में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है कजाकिस्तान है और यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में अगर बात करें खंजर का तो ये किसके साथ तो ये किर्गिस्तान के साथ आयोजित किया जाता है। बात करें सूर्य किरण की किसके साथ तो नेपाल देश के साथ आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में बात कर लें वज्र प्रहार की तो ये यूएसए के साथ किया जाता है। इसी क्रम में टाइगर ट्रंप की बात कर लें किसके साथ किया जाता है तो यह भी यूएसए के साथ किया जाता है। मालाबार की बात की जाए तो क्वाड देशों के साथ किया जाता है। अगर बात करें संप्रीति की बोंगो सागर की तो यह किसके साथ किया जाता है तो बांग्लादेश के बीच में और भारत के बीच में आयोजन किया जाता है। हाल ही में कोकाडू युद्धाभ्यास पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के बीच में किया गया तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में किया गया, यह भी ध्यान रखेंगे। आइए रिवीजन को पुनः देख लें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है तो संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना या समझौते का परिणाम था तो माउंटबेटन योजना का परिणाम था, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगिनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यहां ध्यान रखना है ये साइबर संगिनी किससे संबंधित है तो देखिए पहला दिया गया सैमसंग इंडिया, दूसरा ओप्पो इंडिया, तीसरा एप्पल, चौथा अमेजन। यहां जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर 20 सही होगा। ओप्पो इंडिया और भारत सरकार के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो साइबर संगिनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है तो साइबर के क्षेत्र में हो रहे क्राइम को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया
गया है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे नंबर 1 का ब्रांड कौन वर्तमान में है, एक रिपोर्ट के आधार पर तो एप्पल जो है विश्व का नंबर 1 ब्रांड है। दूसरे की बात करें अमेजन की, तो इसके संस्थापक कौन जाने जाते हैं, तो जेफ बेजोस, और यही इसके सीईओ थे, लेकिन हाल ही में इसके अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। और एंडी जेसी जो हैं ये अमेजन के नए सीईओ बने हैं, यह भी ध्यान रखना है। और हाल ही में चर्चा में रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर को किसने अधिग्रहित किया है, तो 44 बिलियन डॉलर में किसने अधिग्रहित किया है, तो एलन मस्क के द्वारा किया गया है। और ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की सूची में भी हैं, आपको ध्यान रखना है। फाल्कन 9, साथ ही साथ स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला बात करें अगर हम, तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है वर्तमान में, तो याद रखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे, तो एलन मस्क थे। अब इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे अगर बात की जाए हमार बेटी हमार मान योजना कहां की है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए मातृत्व कौशल्या योजना कहां की है, यह भी छत्तीसगढ़ की है। अगर पूछा जाए गोधन योजना कहां का है, यह भी छत्तीसगढ़ का है। अगर पूछा जाए स्कूल चलो अभियान कहां का है, तो आप ध्यान रखेंगे यह उत्तर प्रदेश का है। अगर पूछा जाए संविधान जागरूकता सम्मेलन या संविधान जागरूकता समारोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में आपको याद रखना है हाल ही में हरियाली योजना जो कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह कहां से, तो नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं, यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण डिवीजन की सीरीज को देखें। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, साथ ही साथ गतिशील महाद्वीप। और बात करें यहां अगर, तो निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो माउंट विल्सन मैसिव जो है यहां की सर्वोच्च चोटी है। और भारत के द्वारा अनुसंधान यहां पर केंद्र स्थापित किए गए हैं, कौन कौन, 3 है, गंगोत्री है, मैत्री है और भारती, ये 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पे भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। भारतीय मूल संविधान में शामिल था, क्या क्या शामिल था, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे वर्तमान में 395 से अधिक अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान दें। देखिए अगला है, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया। देखिए पहला दिया गया हरिद्वार, दूसरा शिमला, तीसरा देहरादून, चौथा चंडीगढ़। यहां जो सही विकल्प होगा, यह विकल्प नंबर डी सही होगा, चंडीगढ़। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा का उपभोग जो है, या पर्यावरण प्रदूषण को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा है। कहां पर स्थापित किया गया है, तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। यहां से पूछा जा सकता है हरियाणा, साथ ही साथ पंजाब राज्य का संयुक्त रूप से राजधानी कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। आपको याद रखना है जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहां बुलाई जाती है, तो चंडीगढ़ में बुलाया जाता है। यहां से आप ध्यान रखेंगे जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, और कब लागू किया जाता है, तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई को राष्ट्रीय जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है
फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के आधार पर विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? 6 महिलाएं शामिल हैं। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, आकांक्षी जिले के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये हरिद्वार को आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है। इसी क्रम में अगर बात करें शिमला की, तो आपको याद रखना है हिमाचल राज्य की राजधानी शिमला है। और धर्मशाला देहरादून की बात करें तो वन रिपोर्ट कहां से जारी किया जाता है? यह उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी 2 देहरादून और गैरसैंण है। यहीं से वन रिपोर्ट 2 वर्षों के बाद 2 वर्षों के अंतराल में जारी किया जाता है। एक प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, अगर भारत का पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहां की गई है? तो मध्य प्रदेश के खांडवा में। और आप याद रखेंगे इसी क्रम में रामागुंडम जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, यह कहां पर स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव, पहला भारत का गांव कौन सा है? तो मोटेरा है। और यह कहां से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। यह भी ध्यान रखना है। अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो देखिए यहां पहला दिया गया ईटानगर, दूसरा इंफाल, तीसरा कोहिमा, चौथा अगरतला। यहां जो सही विकल्प हमारा है, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो ये कोहिमा में किया गया। ये कहां की राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और यहीं पर किसका आयोजन किया गया? ऑरेंज फेस्टिवल 2023। कौन सा संस्करण? तो ये तीसरा संस्करण था। यह भी ध्यान रखना है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो वीरेन सिंह है। और राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। यहां से पूछा जाता है कि 15वीं जनगणना में भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया है? तो एकमात्र राज्य है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड है। यह भी ध्यान रखना है। यहां का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। और नागा महोत्सव का आयोजन भी कहां किया जाता है? तो यह नागालैंड में किया जाता है। इसी क्रम में यहां की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट सारामती जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कहां से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। अगर बात करें अगरतला की, तो त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? अगरतला है। और कोकबरोक भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो त्रिपुरा में। अगर बात करें इंफाल की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल है। और भारत की पहली खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां किया गया है? तो मणिपुर के इंफाल में। अगर बात करें ईटानगर की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और डोनी पोली हवाई अड्डे का संबंध, साथ ही साथ भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। क्रम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और देख लें। अगर आपसे पूछा जाए 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो नागपुर में किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फिजी के नाडी में। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया था। और 26वां राष्ट्रीय युवा का कर्नाटक राज्य में किया गया है। यह आपको सही कर लेना है दोस्तों, यह गलती हो गया। ठीक है, आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देख लें। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहां से? तो यूएसए से लिया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को हुआ था। यह भी ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। और यह प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, हाल ही में भारत के पहले प्रित्जर पुरस्कार
जो कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार को कहा जाता है। ये प्राप्तकर्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए विकल्प दिया गया, पहला बालकृष्ण दोषी, दूसरा नीलमणि फुकन, तीसरा मीर बरकत अली खान, चौथा श्याम शरण नेगी। यहां जो सही होगा विकल्प नंबर ये सही होगा। यहां बालकृष्ण दोषी जी का 95 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया और ये भारत के पहले आर्किटेक्ट के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। अगर हम बात करें 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल भी किसे दिया गया था? तो यह भी किसे मिला था? तो बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया था। इसी क्रम में क्योंकि ये निधन से बात हो रही है तो आप याद रखेंगे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को दिया गया है। और 57वां किसे दिया गया है? तो दामोदर माउजो को दिया गया है। इसी क्रम में बात करें मीर बरकत अली खान की, तो आप याद रखेंगे हैदराबाद के अंतिम निजाम के रूप में थे और इनका निधन हुआ है तुर्की में। कहां हुआ है? तुर्की में। और इनकी इच्छा थी कि इनका जो अंतिम संस्कार हो कहां हो? भारत की जमीन पर हो। यह भी ध्यान रखना है। अगर श्याम शरण नेगी जी के बारे में बात किया जाए तो आप ध्यान रखेंगे भारत के पहले मतदाता के रूप में थे और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से था और 106 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। यह भी ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में पूछा जाए, अगर विश्व की सबसे उम्र दराज महिला का हाल ही में निधन हुआ है, क्या नाम है? तो ल्यूसिल रेडन है। और ये किस देश से संबंधित थी? तो फ्रांस की महिला थी। यह भी ध्यान रखेंगे। और पिछले वर्ष की बात करें तो विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष का निधन हुआ था, तो इनका नाम क्या था? केन तनाका था। और ये किस देश से संबंधित थे? तो जापान देश से संबंधित थे। इनका 119 वर्ष में निधन हुआ था और इनका 118 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का भी निधन हुआ है। आप याद रखेंगे हीराबेन जी का, इनका भी निधन हुआ है। यह भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ भारत के वारेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी का निधन भी हुआ है। आप याद रखेंगे साइरस मिस्त्री, इनका कार एक्सीडेंट में निधन हुआ है। साथ ही साथ याद रखेंगे मुलायम सिंह यादव और शरद यादव, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये सारे महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आइए रिवीजन को एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तो दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और यहीं पर ऊधो महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। और किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो राखी गढ़ी है और इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके? हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देख लें। हाल ही में वैश्विक स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? देखिए पहला दिया गया संघाई, दूसरा पेरिस, तीसरा टोक्यो, चौथा नई दिल्ली। यहां जो सही विकल्प हमारा ये नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और ये व्यापार से संबंधित है और डेट आप याद रखेंगे कब से प्रारंभ किया गया है? तो 25 जनवरी 2023 को प्रारंभ किया गया। कहां? तो नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो आयोजन है दिल्ली में हुए हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो याद रखेंगे इनको। देखिए पहला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन कहां बुलाया गया था? तो ये नई दिल्ली में। कहां बुलाया गया था? नई दिल्ली में बुलाया गया था। इसी क्रम में आप याद रखेंगे पूछा जाए ड्रोन मेला का आयोजन कहां किया गया था? तो यह भी नई दिल्ली में। कहां किया गया था? नई दिल्ली में इसका भी आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है फूड मेला या न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव
कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। साथ ही साथ आप याद रखेंगे यहीं पर दिव्य कला मेला का भी आयोजन किया गया था नई दिल्ली से। आप याद रखेंगे भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा पहला बना है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। इसी क्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो विनय कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ है, तो यहां पर पहले ट्रांसजेंडर, इनका नाम है किन्नर बाबी जो हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर पार्षद के रूप में चुनी गई हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर देखें तो 69वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करना और 10% मंत्री का संख्या अधिक नहीं हो सकता, ये कौन सा संविधान संशोधन? 69वां। अगर बात करें यहां लोकसभा की सीटों की, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। और विधानसभा की बात कर लें तो कितनी है? तो आप याद रखेंगे 70 है। और दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर पुलिस, कौन सी सेवा? पुलिस सेवा और भूमि जो है ये राज्य सूची के विषय में नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। और इसके संस्थापक नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा को कहा जाता है और इन्हीं से संबंधित है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आइए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? वह 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो आप ध्यान रखेंगे एयू ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उस समय अंग्रेज के समय कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड डफरिन जो थे वो थे। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी अब सेशन के लास्ट प्रश्न को देख लें। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए पहला दिया गया है विक्रम देव, दूसरे आर वेंकट रमणी, तीसरा विनय मोहन क्वात्रा, चौथा राजीव कुमार। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा ये विकल्प नंबर ए सही होगा। विक्रम देव जी को भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम बात करें तो आर वेंकट रमणी ये भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हैं और किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील किसे कहा जाता है? तो महान्यायवादी को कहा जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कैग, आप याद रखना है कैग कौन से? तो 14वें कैग नियुक्त किए गए हैं। कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये भारत के कैग के रूप में हैं। किस अनुच्छेद में है? तो यह भी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 148। इसी क्रम में याद रखेंगे भारत के 36वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगर बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कौन है? निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भी ध्यान रखेंगे ये राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो पहले हो वही इनका कार्यकाल होता है। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो याद रखेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो यू ललित जी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। एक महत्वपूर्ण संस्थान है नीति आयोग। तो यहां के उपाध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। किसे? तो याद रखें उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। और यहीं से याद रखेंगे परमेश्वरन अय्यर जो हैं यहां के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको जरूर आपको रिकॉल रखना है। देखें ये 10 प्रश्नों की
सीरीज समाप्त हो रही है और यकीन है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे और आपके परीक्षाओं के लिए यहां से लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपको सिर्फ चैनल के प्रति अपना प्रेम स्नेह बनाए रखना है। अगर इस चैनल के प्रति आपको जानकारी अच्छी लग रही तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।